प्यारे विद्यार्थियों, @यूनिक प्लस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 12th में अल्टरनेटिव करंट पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके लिए हमने सेपरेट क्लास बनाई है। ये आपकी परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, MCQ में भी पूछा जा सकता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का जैसा कि नाम आप लोगों ने देखा होगा है ट्रांसफार्मर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि ये ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका काम क्या है? ये प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है। किसके? प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है। विभव को परिवर्तित करने के काम आता है। परिवर्तित करने के काम आता है। ये हो गई ट्रांसफार्मर की परिभाषा। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और जानेंगे, ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही यूज होता है, DC करंट के लिए यूज नहीं होता है। ध्यान देंगे, ट्रांसफार्मर केवल AC धारा के लिए ही प्रयुक्त होता है, DC के लिए नहीं। DC के लिए नहीं, मतलब अगर ट्रांसफार्मर का यूज हम कर रहे हैं तो वहां करंट कैसी होनी चाहिए? अल्टरनेटिव होनी चाहिए, डायरेक्ट करंट नहीं होनी चाहिए। अब जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रचना से पहले ट्रांसफार्मर का प्रकार बताया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। एक्चुअली में उसी के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है, इसलिए हमें इसके प्रकार की चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। पहला होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसकी परिभाषा पहले जान लेते हैं। अब जो ट्रांसफार्मर है वो करता क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने का काम करता है। ऊंचाई है, स्टेप अप है, यानी कि ये वैल्यू को बढ़ा रहा होगा। तो किसको बढ़ा रहा होगा? विभव निम्न होगा तो विभव को क्या कर रहा होगा? उच्च कर रहा होगा। तो क्या लिखेंगे? यह निम्न विभव वाली
प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निम्न विभव वाली, यहाँ पे ये भी लिखेंगे, ये जो धारा होगी कैसी होगी, निम्न विभव वाली प्रबल विद्युत धारा को, निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। ये हो गया पहला प्रकार। क्या करेगा, निम्न विभव को किसमें बदलेगा, उच्च विभव में। निम्न विभव को किसमें बदलेगा भाई, उच्च विभव में बदलेगा। ये हो गया पहला प्रकार। कौन सा प्रकार हो गया, पहला प्रकार। अब जो दूसरा इसका प्रकार होता है वो होता है अपचायी ट्रांसफार्मर। दूसरा क्या होता है, अपचायी ट्रांसफार्मर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हो गया, ठीक। इसमें क्या होगा, इस वाले का जस्ट रिवर्स होगा। ये क्या कर रहा था, निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव में यानी कि स्टेप अप कर रहा था। ये क्या हो जाएगी, उच्च विभव वाली निर्बल धारा को निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदलेगा। तो इसको क्या कहे जाएंगे, अपचायी ट्रांसफार्मर कहेंगे। यह उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली कैसी, प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर के प्रकार, ठीक है। कौन कौन से प्रकार, और यही प्रकार इसके कार्य को भी डिफाइन करते हैं कि ट्रांसफार्मर दो टाइप का होगा। एक क्या होगा, निम्न विभव को उच्च विभव में बदलेगा, एक उच्च विभव को निम्न में बदलेगा। जो निम्न को यानी कि लोअर को हाई में ले जाएगा उसे क्या कहेंगे, उच्चाई कहेंगे, और जो हाई को लोअर में लाएगा उसको क्या कहेंगे, अपचाई कहेंगे या स्टेप डाउन कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीखेंगे इसकी रचना। नेक्स्ट स्टेप में इसकी हम लोग क्या सीखेंगे, रचना सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा बना कैसे होता है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें होता क्या है, नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके आयताकार या गोलाकार पतली क्रोड बनाया जाता है। ये जो क्रोड होते हैं इनको एक दूसरे से अलग रखा जाता है और इस क्रोड के ऊपर दो जगहों पर तांबे के तारों को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। अब जो तांबे के तार लपेटे जाते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ये
पतलित क्रोड से और हर एक फेरा एक दूसरे से पृथक्कृत हो। लपेटने के बाद में जो दो कुंडलियां तैयार होती हैं उनमें से एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं और दूसरी कुंडली में क्या कहते हैं, दूसरी कुंडली को कहते हैं द्वितीय कुंडली। जो प्राथमिक कुंडली हमारी बनी होती है इसमें तांबे के मोटे तार लगे होते हैं और जो द्वितीय कुंडली बनी होती है इसमें तांबे के पतले तार लगे होते हैं। ठीक, तो चलते हैं इसकी संरचना देखते हैं। इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आयताकार या गोलाकार पटलित क्रोड बनाया जाता है तथा इन पत्तियों को पृथक्कृत रखा जाता है। पृथक्कृत मतलब अलग अलग, पृथक्कृत रखा जाता है ताकि भंवर धारा न उत्पन्न हो और ऊर्जा का ह्रास न हो। इस बात का ध्यान रखना। अलग अलग दूर दूर क्यों रखा जाता है? अगर पास पास रखेंगे तो उसमें भंवर धारा यानी ईडी करंट हो जाएगी। ईडी करंट पर आप लोग जानते हैं टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने पर हमें उतने ही अमाउंट की धारा प्राप्त करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल या ज़्यादा स्रोत ईएमएफ अप्लाई करना होगा, तो ऊर्जा का ह्रास ना हो इसलिए इनको दूर दूर रखा जाता है। इस क्रोड पर तांबे के तारों को लपेटकर दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा, तांबे के मोटे तार से बनी कुंडली प्राथमिक कुंडली होती है। कैसी कुंडली होती है? प्राथमिक कुंडली व पतले तार से बनी कुंडली द्वितीय कुंडली होती है। ठीक, द्वितीयक कुंडली होती है। ये हो गई इसकी संरचना। क्या हो गई? संरचना। अभी हम लोगों को यह भी सीखना है कि जो हमारा उपचाई अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, कौन से ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली कैसी होती है, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीय कुंडली में कम होती है, ज़्यादा होती है। ऐसे ही अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए भी सीखना है। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की संरचना आपको कुछ ऐसे ही दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? ट्रांसफार्मर की संरचना कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी। ये आप देख सकते हैं।
यही क्या है, पटलित लौह क्रोड है। जो जितने लोगों ने ट्रांसफार्मर को देखा होगा, बाहर की तरफ कुछ ढांचा टाइप निकला रहता है जिसमें लोहे की पत्तियां ऐसे ऐसे रखी हुई होती हैं। ये देखो, ये मोटा तार है, लपेट करके बनाया गया है प्राथमिक कुंडली। यहाँ पे आप इतना इस स्ट्रक्चर को देखिएगा तो इसमें तार मोटे तार है, लपेट करके क्या बनाया गया है, कौन सी कुंडली, प्राथमिक कुंडली बनाई गई है। ये क्या है भैया, पतला तार है, ज्यादा अमाउंट में लपेटा हुआ है, तो ये क्या बनाया गया है, ये द्वितीय कुंडली बनाई गई है। क्या बनाई गई है, द्वितीय कुंडली। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला ये एरिया, यही क्या है, पटलित लौह क्रोड है। ये भी आपका पटलित लौह क्रोड है, ये भी है। इसमें फेरों की संख्या ज्यादा हो गई तो आपको आपका क्रोड दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या जाता है कि जो मेन सप्लाई आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है एसी मेंस। क्या लिखा हुआ है, एसी मेंस लिखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का बना हुआ है। एक्चुअल में जो हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। जो मेन लाइन आती है, मेन लाइन जुड़ती है प्राथमिक कुंडली से। मेन लाइन किससे जुड़ती है, प्राथमिक कुंडली से जुड़ती है। और जो हम लोगों के घरों पर सप्लाई आती है वो द्वितीय कुंडली से आती है। किससे आती है, द्वितीय कुंडली से आती है। होता क्या है, कैसे ट्रांसफार्मर कार्य करता है, अगर इसकी बात करी जाए तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ईएमएफ यानी कोई स्रोत आकर के प्राथमिक कुंडली पर आएगा तो प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध यानी प्रत्येक क्रोड से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जैसे जो धारा आएगी, एक बार दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी चुंबकीय क्षेत्र की, तो दूसरी बार दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब एक बार क्लॉकवाइज है, दूसरे हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज है, तो पूरी की पूरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होने लगेगा। अब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत से द्वितीय कुंडली में उसी अनुपात का क्या हो जाएगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और वही प्रेरित विद्युत वाहक बल आकर के हम लोगों के घरों पर पोटेंशियल हमको देता है, विभवांतर देता है, जिससे कि हम लोग अपना ऑपरेटस चलाते हैं, ठीक। अब रही बात ये कि किस ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या कब ज्यादा या कब कम होती है, उसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं। क्या देखेंगे, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली। कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये वाला है ऊंचाई और ये वाला है अपचाई ट्रांसफार्मर। अगर हम बात करें तो देखो, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको कम दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसमें अपचाई वाले में बात करें, प्राथमिक में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, द्वितीयक में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। तो अगर हम लिखें ऊंचाई ट्रांसफार्मर, क्या लिखें, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अब इधर लिख दें अपचाई ट्रांसफार्मर, इधर क्या लिख दें, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में ऊंचाई के लिए, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। ये हो गया कौन सा ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई की बात करें, अपचाई में क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा तथा द्वितीयक कुंडली में कम होती है। द्वितीयक कुंडली में कम होती है। तो ये हो गई रचना।
कैसे दोनों ट्रांसफार्मरों की रचना हो गई कि प्रत्येक कुंडली में फेरों की संख्या कैसी होगी, प्रत्येक कुंडली में फेरों की संख्या कैसी हो गई, ये उसकी हो गई रचना। अब रचना के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, वर्किंग, यानी इनका कार्य कैसे होगा, कार्यविधि जिसको कहते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे कार्यविधि। कार्यविधि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, 2 लाइन में कार्यविधि को समझाने का प्रयास करेंगे। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला फिगर क्या होगा, मेंस लाइन जो आएगी वो प्राथमिक कुंडली पर आएगी। जब प्राथमिक कुंडली पे आएगी तो प्राथमिक, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, 2 हाफ साइकिल में होती है, एक होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, दूसरा क्या होता है नेगेटिव हाफ साइकिल। ये आप देख सकते हैं, ये धारा ऐसे चलेगी, ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा और नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। ठीक, अब ऐसे जब चलेगी तो प्राथमिक कुंडली में क्या होगा, एक बार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉकवाइज होगी तो दूसरी बार दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है, क्लॉकवाइज का मतलब ये वाली दिशा, अगर कोई ऐसे गति कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कोई ऐसे गति कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा को क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा जो होती है उसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो जब दिशा बार बार बदलेगी, दिशा क्या होगी, बार बार बदलेगी, तो इसके प्रत्येक क्रोड से या प्रत्येक टर्न से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण प्राथमिक कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और उस प्रेरित विद्युत वाहक प्राथमिक कुंडली में जो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसके कारण इसके समीप बनी हुई द्वितीय कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के कारण उसी अमाउंट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और उसी प्रेरित विद्युत बल से हमको हमारे घरों के लिए विद्युत धारा सप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, यही आपको कार्यविधि में लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे, जब मेंस के किसी ईएमएफ बोले तो विद्युत वाहक बल को प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाता है, प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाता है, तो प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाता है तो धारा की दिशा परिवर्तित होने के कारण, धारा की दिशा परिवर्तित होने के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध, कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, होने लगता है। जिसके कारण अन्योन्य प्रेरण के द्वारा, अन्योन्य प्रेरण के द्वारा द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जो कि बाह्य परिपथ से जुड़ी होती है,
जुड़ी होती है, उत्पन्न हो जाता है, जो कि बाह्य परिपथ से जुड़ी होती है, जिसके द्वारा घरों तक सप्लाई दी जाती है। ये 2 लाइन में हमने क्या किया, कार्यविधि लिख ली। लिखने के लिए आप बहुत कुछ लिख सकते थे, लेकिन इससे सटीक कार्यविधि ट्रांसफार्मर की और कोई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे बात क्या है, थोड़ा बहुत गणना वरना हम लोग भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे कि मान लेंगे, माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। देखो, फेरों की संख्या n मानते थे, प्राथमिक को अंग्रेजी में प्राइमरी कहेंगे तो NP हो जाएगा, तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS है, फेरों की संख्या NS है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इतनी बड़ी लाइन हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे। EMF, ठीक है, EMF कौश प्राथमिक कुंडली के लिए, किसके लिए, प्राथमिक के लिए हम लोग मानेंगे कि EP होगा, तो द्वितीयक के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीयक के लिए हो जाएगा ES। ऐसे ही विभवांतर प्राथमिक के लिए BP हो जाएगा, तो द्वितीयक के लिए क्या हो जाएगा, BS हो जाएगा। ऐसे ही धारा प्राथमिक के लिए क्या हो जाएगी, IP हो जाएगी। क्या हो जाएगी, IP हो जाएगी। तो द्वितीयक के लिए धारा क्या हो जाएगा, IS हो जाएगा। ये इतना हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, EMF मान लेंगे। EMF प्राथमिक के लिए EP, द्वितीयक के लिए ES, विभवांतर प्राथमिक के लिए BP, द्वितीयक के लिए BS, और धारा प्राथमिक के लिए IP और द्वितीयक के लिए क्या हो जाएगा भाई, IS हो जाएगा। अब ये इतना मान लिया हमने। मानने के बाद में यदि मेंस में धारा लगाने के बाद, इसमें मेंस में धारा यानी स्रोत लगाने के बाद में फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी हो, या यदि फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो भाई, डेल्टा फाई बी अपान में डेल्टा टी हो, तो अगर ऐसा हो रहा है तो जो हमारा EP है प्राथमिक कुंडली में, ये हो जाएगा -NP डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, और द्वितीयक कुंडली का जो ES है वो हो जाएगा -NS डेल्टा फाई बी अपान में डेल्टा टी। अच्छा, ये दोनों किसके रूल से आए, अगर बात करी जाए तो ये दोनों आए फैराडे के नियम से। किसके नियम से, फैराडे के नियम से। किसके नियम से आए, फैराडे के नियम से आए। अच्छा, यक सेकंड के लिए इसको 1 मान ले और इसको 2 मान ले, और क्या कर दें, यक भागे 2, तो ये हो जाएगा भैया EP अपान ES। क्या हो जाएगा, EP अपान ES हो जाएगा। इज इक्वल टू, सब माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी P अपान क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, EP अपान ES इज इक्वल टू यानी P अपान NS। यानी कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली के विद्युत वाहक बलों का अनुपात प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है कि ये जो EP और ES होता है, EP और ES होता है, EP बराबर होगा BP के और ES बराबर होगा BS के। इज इक्वल टू हो गया NP अपान NS। अब इसको कहते हैं स्मॉल r, इसको क्या कहते हैं, स्मॉल r कहते हैं। अब बात आ जाए कि ये स्मॉल r क्या है, तो स्मॉल r को ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। कौन सा अनुपात कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक है, ये हो गया।
अब जो स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर का मान, इस स्मॉल का आर का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है और 1 से कम हो सकता है। जब इसका मान 1 से ज़्यादा होगा और जब इसका मान 1 से कम होगा तो इसको कहेंगे क्या? ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। यदि इसका मान 1 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये देखो 1 से ज़्यादा होगा तो हमारा ट्रांसफार्मर हो जाएगा ऊंचाई, और जब 1 से कम होगा तब क्या हो जाएगा? अपचाई। यानी परिणमन अनुपात के हिसाब से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर कैसा होगा। अगर परिणमन अनुपात का मान 1 से ज़्यादा है तो ऊंचाई होगा और 1 से कम है तो क्या होगा? अपचाई होगा। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है। 1 से अधिक होने पर हमारा क्या होगा? ऊंचाई होगा और 1 से कम होने पर अपचाई हो जाएगा। अब बात आती है ट्रांसफार्मर के दक्षता की। किसकी बात आती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता की। तो जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है ये कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, दक्षता का जो फार्मूला होता है, दक्षता को ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो अक्षर बना हुआ है ग्रीक लेटर है, इसको ईटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ईटा। अब ईटा इज इक्वल टू होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, मतलब हमने कितना अप्लाई किया और सप्लाई में हमको कितना मिल रहा है। तो ईटा इज इक्वल टू निर्गत क्या होगा? सेकेंडरी कॉइल से जो भी निकलेगा वो सेकेंडरी कॉइल से, तो निर्गत शक्ति यानी BS इंटू IS हो जाएगा। BS इंटू क्या हो जाएगा? IS हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शक्ति का फार्मूला P इज इक्वल टू क्या होता है? B इंटू I होता है। ऐसे ही निवेशी जो हमने प्राथमिक कुंडली पर वोल्टेज लगाया है और प्राथमिक कुंडली में जो हमको धारा मिली, तो जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? BS अपान BP इंटू IS अपान क्या होता है? IP होता है। अब यहाँ से हम क्या कहते हैं? BS बटे BP का मान, BS बटे BP का मान देखो, BS बटे BP अगर यहाँ से हम निकालना चाहें इसका मान, ये देखिएगा, यहाँ से इसका मान निकालना चाहे, इसको सारे को उलट दें तो ये क्या हो जाएगा? ES अपान EP इज इक्वल टू BS अपान BP इज इक्वल टू NS अपान NP इज इक्वल टू 1 अपान R हो जाएगा। तो जहाँ पे BS अपान BP लिखा हुआ है ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ट्रांसफार्मर की दक्षता हमको मिल सकती है। फिलहाल के लिए आप लोग इतना जानिए कि ये इसका फार्मूला होता है। अब मजे की बात ये बताएं, कभी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। यह शुद्ध लिख लें कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती है, 100% नहीं हो सकती है। इसके पीछे का रीजन ये है, ध्यान दीजिएगा, जो भी हम अप्लाई करेंगे, जो धारा उसमें क्रिएट होगी, उसके अकॉर्डिंग जब द्वितीय कुंडली पर पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ शैथिल्य हानि हो जाती है। तो शैथिल्य हानि होने से BS इंटू IS बटे BP अपान IP का मान कभी भी 1 नहीं आ सकता है। और जब इसका मान 1 नहीं आएगा तो ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर को पोटेंशियल चेंज करने के दौरान कुछ ना कुछ कार्य करने के दौरान कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिसके कारण इसकी दक्षता 0 नहीं हो सकती है। और जो नष्ट हो जाता है उसी को हम लोग ट्रांसफार्मर की भाषा में शैथिल्य हानि कहते हैं। ठीक है, तो ये था ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक, बढ़िया टॉपिक था। इसको हमने यूनिक तरीके से मीन्स अकेले इस टॉपिक को आप लोगों को समझा दिया है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।